जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सान्याल साहब को उनका फैमिली डॉक्टर बताता है कि उनके दिल का सिर्फ चौथा ही हिस्सा काम कर रहा है और अगर उन्होंने सेहत के साथ बदपरहेजी बरती तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तभी सान्याल सेक्रेटरी शीला के द्वारा सभी रिश्तेदारों को अपने मरने का झूठा टेलीग्राम भिजवाता है। सभी रिश्तेदार सान्याल साहब के बंगले पर पहुंचकर उनकी तस्वीर के आगे रोने धोने का नाटक करते हैं। इसी बीच सान्याल साहब पीछे के दरवाजे से चुपके से आ जाते हैं। सभी उन्हें जीवित देखकर दंग रह जाते हैं और पूछने पर कि ऐसा उन्होंने मरने का नाटक क्यों किया तो वो बताते हैं कि उन सब को बुलाने के लिए ये कहना पड़ा। वहां सैम और गोपी भी आ जाते हैं। सान्याल सैम का परिचय सबसे करवाते हैं। सेक्रेटरी शीला सबको आराम करने के बाद शाम को 4 बजे पूल साइड पर मिलने के लिए कहती है। प्रोग्राम के मुताबिक सभी पूल साइड पर शाम को 4 बजे मिलते हैं, जहां सान्याल साहब सबको बताते हैं कि उनकी जिंदगी के दिन पूरे होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अपनी पूरी जायदाद सब रिश्तेदारों में बांट दें। उन्होंने एक छोटी पेटी में कुछ पर्चियां डाल रखी हैं जिन पर अपनी जायदाद के हिस्से लिख रखे हैं और उनमें एक खाली पर्ची भी रखी है। सबको बारी बारी पर्ची निकालने के लिए कहते हैं। पहली पर्ची उनके समधी दीनानाथ निकालते हैं जिनको 1 करोड़ रुपए हिस्से में आते हैं। उनके 3 भतीजों को खाली पर्ची मिलती है। वो बौखला जाते हैं। रहम खाकर सान्याल उन्हें 10 लाख दे देते हैं। फिर उनकी भांजी माया पांडे की बारी आती है। उसे 2 करोड़ के जेवरात हाथ आते हैं। आखिर में उनके चचेरे भाई राज को पूरा मकान हिस्से में आता है। तभी वहां पर उनका फैमिली डॉक्टर आकर सान्याल साहब को बताता है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है और वे 5-6 साल और जिंदा रहेंगे। सभी रिश्तेदारों के चेहरे उतर जाते हैं और वे झूठी खुशी दिखाते हैं। सैम सान्याल साहब के इस तरह जायदाद के बंटवारे के तरीके से नाराज होता है और उन्हें आगाह करता है कि उनकी जान को खतरा है। सान्याल साहब उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। सैम और गोपी आपस में बातें कर रहे हैं। तभी ऊपर छत से सान्याल साहब का चचेरा भाई राज उनकी सारी बातें सुनता है। और अब आगे। चाचा ने जो हमारे साथ चाल चली है मैं उससे भूलूंगा नहीं। भैया मेरे तो सीने पे सांप लौट रहे हैं। 10 लाख रुपए भिखारियों की तरह दे दिया है हमारे लिए। अबे लेकिन 10 लाख होते हैं। सोचो अगर हमारे हाथ लग गए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो। घोड़ों पे लगा के करोड़ 2 करोड़ तो कमाए जा सकते। करेक्ट। बुढ़ा पहले मरे तब तो, और बुढ़ा मरेगा कब? बूढ़े को तो मैं देख लूंगा। जानमान, आप कुछ ऑल्टरेशंस कराना चाहती हैं इसमें? कोई दीवार तोड़ दें, फर्नीचर उठा के बाहर फेंक दो, दीवारों का कलर चेंज कर दो। अभी तक वो जिंदा, हम ऑल्टरेशन करें? ओहो, ये आप समझते क्यों नहीं कि बंगला हमारा हो चुका है? अरे काय काम आ रहा है? आपके जो बड़े भाई साहब है ना, 500-600 साल मरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अरे नहीं कहेगा। अब चलिए बहुत लेट हो रहा है, सोते हैं। देखो शानेमान,
तुम्हें नींद आ रही तो तुम सो जाओ। मैं तो आज जी भर के पीऊंगा, खूब जश्न मनाऊंगा। ये बंगला मेरा है। ठीक है, आप पीजिए। मैं सोचती हूँ कि ये जायदाद कैसे हासिल की जाए और रातों रात ये बंगला कैसे हमारा होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव। टूडलो। बड़े भैया, बड़ी गलती कर दी आपने। ये बंगला मेरे नाम करके आपने बड़ी गलती की है। ओफो, अब और कितनी सिगरेट पियोगे? और क्या करूं, नींद जो नहीं आ रही। कैसे आएगी नींद? यहाँ पहुंचकर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, पर इस कमबख्त डॉक्टर को भी अभी आना था रिपोर्ट लेके। अरे आहिस्ता बोल, दीवारों को कान होते हैं। छोड़ो जी पुरानी बातें, दीवारों को कान होते हैं। तू समझती क्यों नहीं? जिस घर में सैम डिसिल्वा जैसे जासूस हो ना, दीवारें तो क्या फर्नीचर को भी कान होते हैं। निहायत बदमाश जासूस है वो। क्या भरोसा, कहीं ना कहीं छुप कर सुन रहा हो। डिसिल्वा, कहते तो तुम ठीक हो। क्या कर रही हो माया? कितनी नींद की गोलियां खा रही हो? जानती हो उससे तुम्हें कुछ हो सकता है? मुझे कुछ नहीं होगा डार्लिंग, मुझे वो जेवर चाहिए, किसी भी कीमत पर वो जेवर चाहिए। ओहो, तुमने सुना ना मामा जी ने क्या कहा? वो सारे जेवरात तुम्हारे ही नाम है, तुम्हें सब मिल जाएंगे। लेकिन कब? तुमने नहीं सुना उस डॉक्टर ने क्या कहा? मामा जी तो बहुत साल जिंदा रहने वाले हैं। वो कितने साल जिंदा रहने वाले ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये गोलियां तुम खाती रही ना तो तुम बहुत साल तक नहीं जियोगी, समझे? मेरा तो दिल करता है ये सारी गोलियां मामा जी के दूध में मिला दूं। क्या बकवास कर रही हो? दरवाजा भी खुला है वहां। नाना जी, क्या हुआ दादा? गोपी, जिस बात का डर था वही हुआ। अब देखिए, इस कमरे में किसी चीज को कोई नहीं छुएगा, समझ गए आप लोग? बिल्कुल कोई नहीं छुएगा। जनरल, गोपी, क्या बात है भाई? कमरे में भीड़ कैसी? मामू जी, चाचा जी, चाचा जी, जनरल क्या हुआ? क्या? अरे ये क्या है?
गोपी, मतलब कि कौन है? ये आप नहीं है? हाँ? तो फिर कौन है ये? कौन है भाई? राज है। कौन है? क्या हो गया राज को? तुम वहाँ नहीं थे रात को? नहीं, मैं अपने कमरे में सो रही थी। इतने रात को बहुत मिली थी। लड़खड़ाते हुए पता नहीं शायद ये आ गए होंगे। राज। दादा, आप यहाँ क्यों नहीं सो रहे थे? अरे मैं पहले तो सोया, तुमने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं थोड़ी देर के बाद गैरेज में चला गया, गाड़ी में सो गया। अच्छा हुआ दादा रात को आप गैराज में चले गए थे। यहाँ आपके धोखे में कोई इसको मार गया। गोपी, वी हैव टू गेट द पुलिस। चलिए बाहर चलिए प्लीज, कमरा खाली कर दीजिए। चलिए दादा। किसने मारा होगा इसको? वो देखते हैं, पुलिस देखेगी। देखते हैं। और पुलिस को खबर दिया क्या? सैम डिसिल्वा जी। कोई भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता। कोई नहीं जाएगा। मैं 2 आदमी यही थोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। कातिल की फिक्र आप मत कीजिए, वो कहीं नहीं जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? मिस्टर सैम, मैं अंदाजन कह सकता हूँ कि ये कत्ल रात 2 और 3 के दरमियान हुआ है। शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि मेरे रिश्तेदारों में एक खूनी भी है। आपसे नहीं कर रहा हूं समझी जी। जब डॉक्टर ने कहा मैं 5 या 6 साल जीऊंगा तो तुम लोगों ने सोचा इस बूढ़े को जल्दी से मार दो ताकि इसकी प्रॉपर्टी जल्दी बढ़ जाए। वो तो मेरे दोस्त सैम डिसिल्वा ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे सावधान कर दिया कि मेरी जान खतरे में है, वरना आज मेरे बिस्तर पर मेरी लाश होती। मैं तो गैरेज में जाके सोया और तुम लोगों ने मार दिया एक भूले से आदमी। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी को नहीं कुछ देने वाला हूँ। निकल जाओ यहाँ से। नहीं 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 कैसे? इस घर से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। क्यों? दादा, पुलिस आएगी, एक एक से पूछताछ करेगी। पुलिस आएगी तो मेरी बदनामी होती है। बदनामी को मारिए गोली, कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है। पकड़ो तुम कातिल को, मैं चलाएंगे। दादा, दादा, घबराओ मत, कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। क्या दादा इस तरह अकेले और उदास हैं? वेरी अपसेट। आज मेरे घर में पहली बार खून हुआ और वो मुझे मारने वाला था। लेकिन आप बच गए ना। अरे बच गए, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कि तुमने मुझे आगाह कर दिया। ये कातिल भी पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। जासूसी करना हमारा शौक ही नहीं, हमारा प्रोफेशन भी है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सैम डिसिल्वा ने कोई केस अपने हाथ में लिया हो, उसे सॉल्व ना किया। और फिर ये कत्ल तो आपके घर में हुआ है, आपके घर में। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे तो लानत है। कातिल इसी घर में मौजूद है और हम उसे पकड़ेंगे। आई एश्योर यू। तुम्हें किसी पर शक है क्या? शक करने की अभी स्टेज नहीं आई। तो फिर लेकिन मैं मानता हूँ कि कातिल जरूर कभी ना कभी कोई गलत मूव करता है। और नहीं करे तो? करेगा जरूर। और हम बैठे हैं उसको पकड़ने के लिए। मेरा ख्याल है कुछ नहीं कर सकोगे। लगती है शर्त? अरे शर्त क्या, कोई खेल है ये? अरे जिंदगी और मौत का खेल है दादा। अरे यार समझ गया मैं। अच्छा चलो करो तहकीकात। करते हैं। That's the spirit. Let us smile from you. मैं डरा हुआ हूँ और उसके पहले मैं मारा न जाऊँ। आज आप अपने गैराज में नहीं सोएंगे, आप मेरे साथ सोएंगे। ठीक है, चलो करो तहकीकात, देखते हैं क्या करते हो।
क्या ही अच्छा होता कि मैं सादगी से पूछ लेता कि खून किसने किया, और उतनी ही सादगी से कातिल अपना हाथ ऊपर कर देता और कह देता कि मैंने किया। आप मजाक कर रहे हैं दादा? नहीं सैम, मैं खेल रहा हूं। तुम्ही ने तो कहा था कि जिंदगी मौत का खेल है। वो तो है, लेकिन कोई हाथ ऊपर करेगा नहीं, वरना आप सब के सब आज ही रात अपने अपने घर जा सकते थे, दादा फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते थे और ये तहकीकात यहीं खत्म हो सकती थी। नहीं सैम, ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये सारे के सारे सिर्फ दौलत के भूखे हैं। देखो ना, घर में एक रिश्तेदार की मौत हो गई और कैसे सच के बैठे हुए, सिवा मोहिनी के। ऐसा मत कहिए मामा जी, हमें आपकी जायदाद नहीं, आपकी इज्जत चाहिए। बैठ जाओ माया, बैठ जाओ। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, कातिल को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। फिर उसकी किस्मत, वो चाहे फांसी पर चढ़ाए या जेल जाए। मैंने एक बार वसीयत कर दी सो कर दी। मतलब के बात सारी जायदाद की है। इस खून का मकसद भी रुपया, पैसा, लालच हुआ है ना? तो दादा, आपके रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा पैसे की किसको जरूरत है? सैम, मेरे उन नालायक भतीजों को। आप लोग छुरा भी रखते हैं? छुरा? जी 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 जी, नहीं तो आप ही थे ना कल रात पुल के पास हाथ में छुरा लिए हुए? जी जी, लेकिन खून उससे छुरे से नहीं हुआ है। उससे नहीं हुआ, आपके दूसरे छुरे से हुआ? जी, दूसरा छुरा तो मेरे पास है नहीं, एक ही छुरा है। अच्छा है। देखिए सैम साहब, हम 2 या 3 के बीच में थे ही नहीं। मतलब आपको मालूम था कि खून 2 और 3 के बीच में होने वाला है? जी नहीं, वो लेकिन उस समय तो हम लोग टीले पे गए हुए थे। जी हाँ, ड्रिंक्स लेने के लिए गए थे। आपको यकीन नहीं है तो आप मैं से पूछ सकते हैं। और कल को अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकला कि खून 3 बजे के बाद हुआ है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? सर, वो तब इन्हें अपने आप को बचाने का और कोई रास्ता रहेगा नहीं। जवाब दो। आप कोई दूसरा एलिबाई सोच के रखिए जी। मैं फिर आपसे कुछ पूछूंगा। मिसेस दीनदयाल जी। रात आपको नींद कैसी आई? ठीक आई थी। आपको दीनदयाल जी? बहुत अच्छी आई थी। 2 और 3 के दरमियान तो बहुत गहरी नींद आई होगी। कुछ कह नहीं सकता, हो भी सकता है। सैम, तुम इनसे क्यों पूछताछ कर रहे हो? बेचारे नेक इंसान हैं। मैं जानता हूँ नेक हैं दादा, लेकिन सवाल तो पूछने पड़ेंगे। उनसे पूछे, इनसे पूछने पड़ेंगे, उनसे भी पूछूंगा। अरे सैम, ये मेरे सामने है, तुम इन पर शक नहीं कर सकते। जनरल, शक करना मेरे पेशे की बुनियाद है। मैं अपने आप पर भी शक करता हूँ, गोपी पर भी शक करता हूँ, और जरूरत पड़ी तो आप पर भी शक करूंगा। हाँ, तुम उस पर शक कर सकते हो, लेकिन दीनदयाल मेरे समझे हैं, मेरे घर में मेहमान है, और मेरे घर में तुम बेइज्जती कर रहे हो। तहकीकात मैं कर रहा हूँ, कातिल मुझे पकड़ना, आप मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। दादा, टेक इट इजी। तो बेडरूम से मेरे पंप ले आओ। नहीं, तुम इनको ले जाओ। आप बेडरूम मैं ले जाऊंगा यहाँ से, तुम तंग मत करो। आप जाके रेस्ट कीजिए। चिल्ला, इनको ले जाओ। उठिए। मैं उठता हूँ, लेकिन तुम एकदम मत करो। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ तो दीनदयाल जी, मैं पूछ रहा था, कल रात 2 और 3 बजे के बीच में आपको बहुत गहरी नींद आई होगी। मैंने आपसे कहा ना, हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने सुना है कि आपके कमरे की दीवारों के कान हैं, एम आई राइट? कान? और उन कानों ने रात को आप दोनों की कुछ बातें सुन ली। आप बताएंगे वो बातें क्या थी या मैं बताऊं? देखिए, मियां बीवी के बीच में हजारों बातें होती हैं। आप क्या हमारी बातें सुन रहे थे? क्या आपका यही काम है? जी हाँ, मैं पादरी नहीं, जासूस हूँ, यही मेरा काम है। खैर छोड़िए इस बात को। पिछले सालों में आपको धंधे में बहुत घाटा हुआ। ये तो चलता ही रहता है ना प्रॉब्लम। लेकिन इन दिनों में कुछ ज्यादा ही घाटा हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। कर्जे लेने पड़े। दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द गेम। वापस करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली।
मांगने वालों को बहुत प्रेशर होगा, सुबह शाम फोन आते होंगे, सेठ लोग धमकी देते होंगे। जब आप यहाँ आए तो बहुत परेशान होंगे, है ना? और कल जब आपको पता चला कि आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है तो आपका दिल बाग बाग हो गया होगा। और जब डॉक्टर ने आके बताया कि दादा 5 साल और जीने वाले हैं तो आपके सब सपनों पर पानी फिर गया होगा। क्यों दीनदयाल जी, रात को आप यही क्या हो रहा है आपको? आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, डैडी, डैडी, दीनदयाल जी, डैडी, डैडी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, क्या बात है भाई? अभी कुछ शोर हो रहा था, अचानक की खामोशी कैसे? मामा जी, ये दीनदयाल को क्या हुआ? I'm sorry, he's dead. डेड? Yes. मैं जानता था इनका दिल कमजोर है और इससे तुम्हें मना किया था तंग मत करो। तुम्हें मार दिया नहीं? उसके शौक ने इन्हें मार डाला, मार डाला। मैं बर्बाद हो गई। उसके शौक ने इनको मार डाला, इनकी जान ले ली। उसके शौक ने मार डाला।